अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको? 30 MCQs हम लोगों ने कर लिए थे और आज हम 31 MCQ पे थे। रेस्पिरेटरी, पेज नंबर 244। MCQ है, प्लूरल एफिलियन के चल रहे थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेस लाइकली टू बी द कॉज ऑफ मैसिव प्लूरल एफिलियन कॉजिंग कंप्लीट वाइट आउट ऑफ द हेमीथोरेक्स। ठीक है, ये हार्ट फेलियर टिपिकल हो सकता है जो कि कंप्लीट वाइट आउट फिनोमिनन दे सकता है। ट्रांसोडेटिव एफिलियन। 32 MCQ है, which one of the following pleural fluid parameters help in the decision of chest tube drainage in paranamonic effusion? मैंने आपको पहले भी बताया था, एम्पाइमा में आपने देखना होता है पीएच। पीएच कितनी होगी तो आपने चेस्ट ट्यूब डालनी है? बिलो लेस देन 7.2। 7.2। 7.2 से कम। वेरी गुड। 33 MCQ हमारे पास है, प्लूरल फ्लूइड रिपोर्ट ऑफ द पेशेंट शोज एलडीएच उसका 95, पीएच उसकी 7.42 with all lymphocytes. Serum LDH is 350. Serum total proteins are 6.7. What is the cause of the effusion? ये टिपिकल ट्रांसोडेटिव दी हुई है। ट्रांसोडेटिव पे आप अगर देखते हो कि प्रोटीन जो है वो 2.5 से 3.5 के बीच में आ रही हो, तो वैसे ही आप एलडीएच वो लाइट्स क्राइटेरिया अप्लाई करते हो। अब लाइट्स क्राइटेरिया इसमें अप्लाई करोगे तो इसमें आपके पास ये ट्रांसोडेटिव पिक्चर आ जाएगी। आपके पास होता क्या है कि अगर आपके पास प्लूरल फ्लूइड प्रोटीन टू सीरम प्रोटीन रेशियो 0.5 से ज्यादा, मतलब प्लूरल फ्लूइड को ऊपर रखना है, सीरम प्रोटीन को नीचे रखना है, 0.5 से ज्यादा, प्लूरल फ्लूइड एलडीएच टू सीरम एलडीएच 0.6 से ज्यादा, या प्लूरल फ्लूइड एलडीएच जो है वो 2/3 ऑफ द नॉर्मल अपर लिमिट ऑफ द सीरम। तो ये शो करता है पिक्चर क्या होगी, एक्सुडेटिव। अब ये नीचे एग्जाम्पल्स दी हुई है उन्होंने कि आपके पास कौन कौन सी एक्सुडेटिव और ट्रांसुडेटिव होती है। 34 MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज ऑफ प्लूरल एफिलियन कॉमनली प्रेजेंट्स विद एक्यूट डिस्निया? अब आपके पास ये एक मेलिग्नेंट एफिलियन जो है ना, एक एक्यूट डिस्निया के साथ प्रेजेंट कर सकती है क्योंकि मैसिव होती है। हमारे पास जब मैं पार्ट 2 की तैयारी करी थी, यंग पेशेंट था, बिल्कुल यंग, उसकी 6 मंथ्स हुए थे, शादी हुई थी उसकी। तो लेमैन ये कहते हैं ना, मतलब ऐसे होता भी है, नजर होता है, नजर बद। वो यही बताते थे उसके घर वाले कि इसे नजर बद लगी है, इस पे कोई असर हुआ है, इसकी शादी के बाद इसको सांस बहुत ज्यादा खराब होने लगा है। तो उस बेचारे को जो है ना, एक वन साइडेड उसकी ना डिप्रेस होना शुरू हो गई थी। पैनकॉस ट्यूमर उसका डायग्नोज हुआ था। तो उस पे सारी उसकी स्कोलियोसिस डेवलप हो रही थी, उसके साथ उसको जो है हॉर्नर सिंड्रोम डेवलप हुआ हुआ था। तो मेरे उससे एक्यूट डिस्निया स्टार्ट हुआ था। वो सारी इफिलियन थी उसकी एक साइड पर, और वो एक्सपायर कर गया था पेशेंट 1-2 महीने में ही। 35 MCQ हमारे पास है, आ पेशेंट इज डायग्नोज्ड एज हैविंग लेफ्ट साइडेड प्लूरल एफिलियन ऑन एक्सरे। Thoracentesis was done and pleural fluid is sent for examination which showed lymphocytic predominant exudative pleural effusion. अब यहाँ पे हमारे पास एक्सुडेटिव आ गई है और लिम्फोसिटिक प्रीडोमिनेंस है। अब आगे पैरामीटर्स देखते हैं जिसमें उन्होंने ग्लूकोज 5 मिलीग्राम विद 145 मिलीग्राम ग्लूकोज ऑफ सीरम फॉस्फेट, सीरम सॉरी सैंपल, पीएच 7.35। जब भी आपके पास इन्फेक्शन होता है उसमें तो पीएच भी ड्रॉप करती है, लेकिन आपके पास पीएच अगर नॉर्मल है और साथ में ग्लूकोज बहुत लो दी हुई है तो आपके जहन में रूमेटॉइड आर्थराइटिस आना चाहिए। ठीक है, तो टिपिकल हिस्ट्री दी हुई है उसकी। 36 MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स कैन कॉज प्लूरल एफिलियन? पास में मगरबी में देखोगे ना तो प्लूरल एफिलियन की कॉजेज में उन्होंने नाइट्रोफुरेंटोइन लिखा हुआ है। 37 MCQ हमारे पास है, अ पेशेंट इज डायग्नोज्ड एज हैविंग लेफ्ट साइडेड प्लूरल एफिलियन। एग्जामिनेशन पे ट्रांसोडेटिव है, पीएच उसकी 6.4। देखो ट्रांसोडेटिव में पीएच पे असर नहीं पड़ता। अब ये चीज हमारे लिए एक अजीब सी बात है कि पीएच इतनी कम हो गई है और ग्लूकोज 25, तो क्या कॉज हो सकती है? ये यूरिनोथोरेक्स है। ठीक है, ये बहुत अजीब सी एक है कि यूरिनोथोरेक्स हो जाना, ब्लॉकेज ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट की वजह से। 38 MCQ हमारे पास है, 55 years old फीमेल प्रेजेंटेड इन इमरजेंसी विद सडन ऑनसेट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये मैं आपको बार बार जब बताती थी ये चीज कि आपके पास आएगा रेस्पो में एमसीक्यू। अब इस पे गौर करें। चेस्ट एक्सरे पे उसकी मॉडरेट लेफ्ट साइड प्लूरल एफिलियन है। प्लूरल फ्लूइड एग्जामिनेशन रिवील लिम्फोसिटिक प्रीडोमिनेंट प्लूरल एफिलियन। आपने साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराया जिसमें हाईएस्ट चांस ऑफ मैलिग्नेंसी, रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। अब आपने क्या करना है, रिपीट साइटोलॉजी, 2 दफा साइटोलॉजी रिपीट करानी है। ठीक है, जैसा कि हमने एंडोस्कोपी का किया था एमसीक्यू। इस एमसीक्यू को जब फर्स्ट टाइम हमने किया था तो फिर बड़ा हैरानी हुई थी कि कैसे हो सकता है रिपीट साइटोलॉजी। हम तो फिर आगे प्रोसीजर्स की तरफ चले जाते हैं। तो फिर हमने इसको कंफर्म किया था मगरबी उधर से सीएमडीटी वगैरह से भी और एस्पो की बुक से भी। आप लोगों के पास रेस्पिरेटरी, एंडो, इन सब की हैंडबुक्स, ऑक्सफोर्ड की हैंडबुक्स भी जो है ना ये होनी चाहिए पीडीएफ फॉर्म में। कोई चीज कंट्रोवर्शियल लग रही हो तो आप इनकी अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो।
खैर इसका आंसर फिर रिपीट साइटोलॉजी ही था। 39 एमसीक्यू है कि 40 years old female in emergency with shortness of breath and chest pain, एक्सरे पे राइट साइडेड प्लूरल एफिजन है, एग्जामिनेशन पे हेमरेजिक एफिजन which contains pleural protein of 4.5 with 15% eosinophils and marked increased number of mesothelial cells। अब यहाँ पे ये एक बात आ गई कि eosinophils भी आ रहे हैं और नंबर ऑफ mesothelial cells भी आ रहे हैं, तो इसमें हमारे पास जो है ना ये टिपिकल पल्मोनरी इन्फार्क्शन वाली पिक्चर आएगी। ठीक है, पल्मोनरी फंक्शन जो पल्मोनरी इन्फार्क्शन इधर हो रहा है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से हो रहा है यहाँ पे, हो सकता है। और इसके साथ जो है ना हमारे पास बाकी इओसिनोफिल्स और किन किन चीजों में मिल सकते हैं हमें, इओसिनोफिल्स हमें प्लूरल फ्लूइड में किन किन चीजों में मिल सकते हैं? ट्रॉपिकल पल्मोनरी इओसिनोफिलिया। बिल्कुल। और आपके पास जो पैरासिटिक इन्फेक्शन है उनमें हो सकता है। पैरागोनिमियासिस किस चीज की आपकी डीडी में आता है? मैंने आपको पढ़ाया था ये, टीबी की डीडी में आता है, ट्यूबरकुलोसिस की ट्यूबरकुलोसिस की डीडी में आता है। ठीक है, तो ये भी आपके पास जो है ना ये कंडीशंस जो है आपके पास क्या करा सकती हैं, प्लूरल फ्लूइड इओसिनोफिलिया करा सकती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है हेमरेजिक है और इसलिए जो है ना इसमें आपके पास हेमरेज भी आ रहे हैं, इओसिनोफिल्स भी आ रहे हैं और प्रेजेंस ऑफ पीएफई जो है ना वो शो कर रही है, टीबी तो नहीं हो सकता। ठीक है, और पैरानेमोनिक एफिजन ड्यू टू एम्पाइमा अनलाइकली, उसमें भी आपको न्यूट्रोफिल्स ज्यादा मिलने चाहिए थे। पैरागोनिमियासिस ना फंगल, ये हमारे पास जो है ना पैरासिटिक इन्फेक्शन है, टीबी जैसी हिस्ट्री होती है बिल्कुल पेशेंट की प्रेजेंटेशन पे। 40 एमसीक्यू हमारे पास है कि पेशेंट विद प्लूरल एफिजन इज सस्पेक्टेड ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस। पैरागोनिमियासिस के ना आपको पास मेडिसिन इन्फेक्शियस से अगर आपने किए ना उधर उधर एमसीक्यू मिले होंगे, जरूर मिले होंगे। उसका ट्रीटमेंट उन्होंने पूछा हुआ है पास मेडिसिन पास टेस्ट वालों ने। 40 एमसीक्यू में टीबी का पेशेंट है, प्लूरल एफिजन के साथ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट डायग्नोस्टिक सेंसिटिविटी फॉर ट्यूबरकुलोसिस। आपने क्या कराना होता है, कल्चर और बायो हिस्टोपैथोलॉजी, किसी भी चीज की वैसे ही हिस्टोपैथोलॉजी उसकी डेफिनेट डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। 41 एमसीक्यू है, पेशेंट इज डायग्नोज्ड एज हैविंग प्लूरल एफिजन ऑन एक्सरे एग्जामिनेशन पे उसका जो है ना टर्बी टू मिल्की इन अपीयरेंस इन एक्सुडेटिव एफिजन। कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ 40 आ रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स टू 50 एंड प्रेजेंस ऑफ काइलोमाइक्रोन्स। यहाँ पे हमारे पास जो है ये काइलोथोरेक्स में आपको पता है कि सारा जो है मिल्की फ्लूइड हो जाता है, ये पहले भी हमने एमसीक्यू किया था। अच्छा, इसमें अब आपके पास सूडोकाइलस एफिजन क्या हो सकती हैं, जो कि हमारे पास मिल्की फ्लूइड के साथ प्रेजेंट कर सकती हैं, और उनको ट्राइग्लिसराइड आप वाले काइलस से कैसे डिफरेंशिएट करोगे? इन्फ्लेमेशन के बाद लिम्फेडिमा। वेरी गुड, पोस्ट ट्राइग्लिसराइड इन्फ्लेमेटरी होगी, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस होगा? उसमें ट्राइग्लिसराइड लो होते हैं, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है और काइलोमाइक्रोन नहीं होते हैं। वेरी गुड, ये डिफरेंस होगा इसके साथ। ठीक है, तो सूडोकाइलस और काइलस एफिजन का भी डिफरेंस होता है, दोनों मिल्की वाइट होंगे, फिर आपने डिफरेंशिएट करना होगा वेदर इट इज काइलस या सूडोकाइलस। ठीक है, अच्छा उसके अलावा फिर आप रेशो भी देखते हो, प्लूरल फ्लूइड टू सीरम कोलेस्ट्रॉल की रेशो, अगर 1 से ज्यादा आ गई तो सूडोकाइलस है। हाँ जी, सेफ्रॉन में लिखा हुआ है, आप लाइंस एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो हिसाब लिखा हुआ है, सूडोकाइलस का डिफरेंस है इसके साथ ना, सेफ्रॉन नहीं लिखा हुआ है। 42 एमसीक्यू हमारे पास है, a patient is suspected as having pleural effusion on clinical examination. Which one of the following imaging modality should be suspected to confirm pleural effusion with high sensitivity? अच्छा, अल्ट्रासाउंड की सबसे ज्यादा है सेंसिटिविटी, जो कि 250 ml तक भी जो है ना, सॉरी जो आपके पास जो है ना बिल्कुल छोटी सी 3 to 5 ml तक भी डायग्नोज कर सकती है। ये तो आप लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी करते हो कि जब आपको नहीं ड्रेन हो रही होती, वैसे भी हम अल्ट्रासाउंड का यूज कराते हैं। 43 एमसीक्यू हमारे पास है, which one of the following statements is incorrect regarding primary pneumothorax? ये आपके पास बाकी सारे के ब्लैब्स का रप्चर हो जाना, ये सारी चीजें हैं, स्मोकिंग की हिस्ट्री, लेकिन फिजिकल एक्सर्शन इंक्रीज द रिस्क, ये गलत है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ब्लैब्स एंड बुलास? ब्लैब्स और बुलास में क्या डिफरेंस होता है? बुला की जो साइज ज्यादा बड़ी होती है, बुलेट्स की स्मॉल साइज होती हम्म, और कौन से पेरिफेरल होते हैं, कौन से सेंट्रल भी हो सकते हैं? ब्लेड और सेंट्रल भी हो सकता बुला सेंट्रल भी हो सकते हैं, और कौन से रप्चर ज्यादा होते हैं?
बुल्लास। दोनों में रप्चर का चांस हो सकता है, लेकिन ब्लैक्स जो है वैसे आपके पास स्मॉलर देन 1 सेंटीमीटर और विसरत बुला के साथ साथ पाए जाएंगे आपके पास। जो बुलास होंगे ना वो 1 सेंटीमीटर से बड़े और जो है ना वो कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी स्पेस में हो सकते हैं। ठीक है। ब्लैब्स और ये ज्यादातर आपके पास बुला रप्चर जब करते हैं तो न्यूमोथोरेक्स आपके पास सिग्निफिकेंट डेवलप होता है। तो बुलास और न्यूमोथोरेक्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हो चेस्ट एक्सरे पर? आपके पास अगर आपके पास न्यूमोथोरेक्स के साथ कोलैप्स होगा ना, न्यूमोथोरेक्स जब होगा हमेशा कोलैप्स दिया हुआ होगा साथ, थोड़ा बहुत कोलैप्स लंग का जो है वाइटिश एरिया नजर आएगा, तो वो आपके पास न्यूमोथोरेक्स है। अगर आपके पास पूरा राउंडेड सा नजर आ रहा है तो आपके पास जो है ना वो बुलास पड़े हुए हैं, न्यूमोथोरेक्स नहीं है, क्योंकि एचआरसीटी पे डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एचआरसीटी पे बुलास, कैविटीज और सिस्ट कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? ये चलो मैं आपको टोक्स में पढ़ाऊंगी, ये अभी का पार्ट नहीं है, आपके क्लिनिकल का नहीं है, क्लिनिकल का पार्ट इधर का नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अब 44 एमसीक्यू पे आते हैं कि 22 years old man, young male presents you with pleuritic chest pain. He has pleuritic chest pain, आपको पता है कौन सी कार्डियक ऐसी पेन थी जो कि प्लूरेटिक कराती है? कौन सी कार्डियक डिजीज थी? हाँ जी, पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डिटिस। He has neither productive cough nor has shortness of breath. There is no significant past medical or surgical history. Chest X-ray was done, which shows a right-sided pneumothorax, 1.5 centimeter of air with no mediastinal sheath. अब आपके पास अगर एसिम्टोमेटिक है, ठीक है, न्यूमोथोरेक्स, तो फिर आपने अगर प्राइमरी न्यूमोथोरेक्स है एसिम्टोमेटिक, 2 सेंटीमीटर से कम है, कुछ भी नहीं करना, डिस्चार्ज इन रिव्यू फॉलो। लेकिन अगर आपके पास 2 सेंटीमीटर से ऊपर है या किसी भी टाइम पे सिम्टोमेटिक है तो फिर आपने एस्पिरेट करना है। अब आपके पास सिम्टम्स में क्या है, सिम्टोमेटिक से मुराद क्या है? क्या प्लेरेटिक चेस्ट पेन इज सिम्टम? नो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज द सिम्टम फॉर जो आपके पास प्राइमरी न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ दिया हुआ है, देखो यहाँ पे भी प्लेरेटिक चेस्ट पेन है, दैट इज नॉट द स्पेसिफिक सिम्टम फॉर न्यूमोथोरेक्स कि आप उसे एस्पिरेट कर दोगे। तो आपने देखना है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है या नहीं। और अगर आपके पास सेकेंडरी न्यूमोथोरेक्स है, अगर 2 सेंटीमीटर से कम है, आपके पास 1 सेंटीमीटर से कम पे आप सब ऑक्सीजन लगा दोगे, ऑब्जर्व करोगे ईआर में। और अगर 1 to 2 सेंटीमीटर के बीच में है तो फिर आप पहले एस्पिरेट करके, या फिर अगर 2 से ऊपर है तो फिर तो आपने चेस्ट ट्यूब डालनी है। अब इसमें एज ऐसा एक ऐसा फैक्टर है जो कि आप सेकेंडरी न्यूमोथोरेक्स की तरह डील करते हो, जिसमें एज 50 से ज्यादा। ठीक है, एज अगर 50 से ज्यादा है तो वेदर इट इज प्राइमरी या सेकेंडरी, बस आपने उसको जैसा कि सेकेंडरी को ट्रीट करना है वैसे ही करना है ओल्ड एज में। इसके एमसीक्यूज लोग मिक्स कर जाते हैं अगर एज दी हुई होती है तो। एज कितना हो मैडम, उसको बस सेकेंडरी की तरह डील करना है? 50 से ऊपर, 50 से ऊपर अगर एज है तो फिर आपने उसको जो है ना लाइक सेकेंडरी डील करना है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि लिखा होता है कि एज या फिर आपके पास सेकेंडरी न्यूमोथोरेक्स, टेबल जब बना हुआ होता है। इसका सबसे अच्छा टेबल तो हसन अजीज की बुक में बना हुआ है। अगर किसी के पास हसन अजीज की बुक है ना तो वो जरूर शेयर कर देता है, उसमें आसान बताया हुआ है इसको इजी करके। वैसे संजय शर्मा ने भी अच्छा लिखा हुआ है। एक सेकेंड, ये पेज आगे पीछे हो गया था। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 45। विच वन 60 years old, इधर 45 शो हो रहा है, एक सेकेंड पीछे है। 60 years old chronic smoker with a 20-pack year history of smoking presents with sudden onset of shortness of breath and right-sided spare chest pain. Right-sided pneumothorax है with a rim of 2.5 सेंटीमीटर। देखो एज आ गई है, वैसे भी स्मोकिंग की हिस्ट्री है, तो इसे सेकेंडरी में ट्रीट करना है, तो यहाँ पे चेस्ट ट्यूब डालनी है। 46 है, a lorry driver with a history of smoking has developed pneumothorax which was managed with a chest drain. After how much time he can resume? बेसिकली ये डाइविंग लिखा हुआ है, स्कूबा डाइविंग जिससे होती है, तो फिर ये इसमें स्टॉप कर देनी होती है परमानेंटली। अच्छा, पास मेडिसिन में आपने जो है ना वो जो ड्राइविंग है उसको भी चेक करना है, और ना आपने कि ड्राइविंग लाइक आपके पास कब आपने करानी है, डीवीएलए गाइडलाइन सारी उसके लिए आपने डायबिटीज के लिए करनी होती है, एपिलेप्सी के लिए करनी होती है, स्ट्रोक के लिए करनी होती है और हार्ट के लिए करनी होती है। 4 चीजों के लिए डीवीएलए गाइडलाइंस करनी होती है, वो आपको आनी चाहिए। और न्यूमोथोरेक्स वगैरह के लिए आपने एयर फ्लाई भी देखना होता है। ठीक है, कि कब कर सकता है पेशेंट। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली मेरी बुक्स नहीं आ सकी, मैंने अपने नोट्स बनाए हुए थे इसमें, और मेरे पास मैंने मोबाइल चेंज किया जिसकी वजह से मेरा डाटा लॉस हो गया, तो मैं इससे आपको रेफरेंस दे देती हूँ कि कोई ना कोई निकाल लेता है। पास मेडिसिन में दिया हुआ है सारा।
47 हमारे पास MCQ है, a known case of COPD presented in emergency with sudden onset of shortness of breath with chest pain. एग्जामिनेशन पे रेस्पिरेटरी रेट 35 पर मिनट है, पल्स रेट उसका 125 विद लो ब्लड प्रेशर. चेस्ट एग्जामिनेशन पे ट्रेकियल डिवीजन है टू द लेफ्ट विद हाइपर रेजोनेंट परकशन नोट. आपको पता चल गया हाइपर परकशन रेजोनेंट नोट है तो क्या होगा, नीमोथोरैक्स डेवलप होगा और इमरजेंसी में आया है पेशेंट. ठीक है, और इस टाइम पे जो है ना वो इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप पूछ रहे हैं. टेंशन नीमोथोरैक्स डेवलप हुआ है ऑल ऑफ द सडन, तो आपने नीडल डिकम्प्रेशन करना होगा. हम लोग जब ER में काम कर रहे थे, एक हम सॉरी ICU में एक पेशेंट थी, GA के बाद उसको नीमोथोरैक्स डेवलप हुआ था, तो हमारे साथ एक कोलीग थे, उन्होंने फटाफट नीडल डिकम्प्रेशन किया था, बहुत खुश हो रहे थे इस चीज से. हमारे साथ जो निश्तर की मेरे साथ जो कोलीग थी यहाँ पे भी हमारे साथ हैं, वो पहचान जाएगी वो कौन से थे जिन्होंने नीडल डिकम्प्रेशन किया था. तो लेकिन पेशेंट अनफॉर्चुनेटली फिर भी कोलैप्स कर गई थी. GA का भी साइड इफेक्ट मतलब लाइक आप ETT डालिए आपने तब भी नीमोथोरैक्स आप डेवलप करा सकते हो. 48 MCQ हमारे पास है. A 68 years old male with a history of COPD is brought to the emergency department by falling a motor vehicle collision. On physical examination, there is evidence of head trauma. The left side of the chest wall appears to move inward with inspiration. आपके पास ये flail chest movements होती हैं जो कि opposite हो जाती हैं. ठीक है, नॉर्मल मूवमेंट से, रेस्पिरेटरी मूवमेंट से. चेस्ट एक्सरे पे फ्रैक्चर्स भी आ गए हैं. व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन? मैकेनिकल वेंटिलेशन. आप लोग जब ICU में, हमारे यहाँ पे तो यही होता है कि फ्लेल चेस्ट के भी हमने पेशेंट देखे थे, उन्होंने डायरेक्ट मैकेनिकल वेंटिलेशन पे डाला हुआ था पेशेंट को. इसका ट्रीटमेंट ही आपके पास यही होता है. ठीक है, सर्जिकल फिक्सेशन इज लेस रिलायबल देन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, और इसीलिए आपने करना ही मैकेनिकल वेंटिलेशन पे डालना होता है. कंजर्वेटिव आप माइल्ड टू मॉडरेट फ्लेल चेस्ट में रखते हो. 49 MCQ है. Which one of the following is incorrect regarding pneumothorax associated with pneumocystis carinii infection? Simple aspiration is sufficient for treatment. ये incorrect है. Pneumocystis carinii infection की common complications क्या लिखी हुई होती हैं? दो ही लिखी हुई होती हैं. एक तो cyst formation और pneumothorax nematocysts बन रही होती है इसमें. ARDS में जाता है. ARDS के क्या क्राइटेरिया होता है? ARDS के क्या पॉइंट्स होते हैं डेफिनेशन में? हाँ जी, आपके मेरे MCQ आता है ना नीचे, तो मैं आपको फिर बताती हूँ उसका सारा. इसके 4 पॉइंट्स होते हैं, वो हम पढ़ते हैं, अभी आगे आएगा MCQ. 50 MCQ हमारे पास है. 27 years old female is admitted to you with a history of low grade fever, cough with sputum, night sweats and weight loss for 2 months. Test X-ray showed a thick wall cavity in the right upper zone. आपको पता है TB वैसी upper lobe पे कटती है. 2 samples of sputum came to be positive for AFP. Patient never took ATT. Assuming this patient, आपके पास जो है ना TB का अभी केस है, प्राइमरी केस है, तो आपने 4 HRZD और 2 HRZD और 4 HRE. TB के मेरे पास वॉइस नोट्स मैंने सेव किए थे अपने, वो मेरी वॉइस में है तो इससे आपको आसान रहेगा समझना. उसकी मैं आपको सारे वॉइस नोट शेयर करूंगी. वो आपने TB का ट्रीटमेंट याद रखना है. हमारी दफा में एक MCQ आया था जो मेरा भी गलत हुआ था, पैराजीनामाइड एसोसिएटेड गाउट ना, तो मैंने तो लगा दिया था कि पैराजीनामाइड स्टॉप कर दोगे. फिर जब मैं टोक्स की तैयारी कर रही थी तो तब मैंने TB डिटेल में पढ़ा था, पता चला कि उसमें पैराजीनामाइड कंटिन्यू रखनी होती है. तो तब मुझे पता चला कि मैंने गलत किया. MCQ खैर सबने गलत किया था, तो इसीलिए TB की गाइडलाइंस बहुत जरूरी होती है. हेपेटाइटिस B, C, TB क्लिनिकल में भी आपने सॉरी इसमें थ्योरी में भी पढ़नी होती है. तो मैं आपको जो है ना वो शेयर करूंगी, आपने अच्छे से उसको तैयार कर लेना. TB का सारा ट्रीटमेंट, डिफॉल्टर कब होता है, रिलैप्स कब होता है, और कल्चर आप क्यों नहीं कराते क्योंकि उसकी लाइफ मतलब बहुत टाइम लगता है उसमें. आपने कब AFB स्मेयर कराना होता है, कल्चर कब कराना होता है, लॉस टू फॉलोअप कब होता है, सारी डिटेल आपको उन वॉइस नोट्स में मिल जाएगी. 51 MCQ हमारे पास है. पेशेंट इज डायग्नोस्ड केस ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस इन्वेस्टिगेटेड विद स्पूटम फॉर AFB. ऑल द 3 सैंपल्स केम आउट पॉजिटिव. अब इसमें जो है ना आपने एटिपिकल माइक्रोबैक्टीरियल इंफेक्शन सस्पेक्ट किया है. आपने कैसे डिफरेंशिएट करना है, माइक्रोबैक्टीरियम TB है या एटिपिकल माइक्रोबैक्टीरियम है. इसमें हमारे पास जीन एक्सपर्ट आपने कराना है. ठीक है, ये आप कराते भी होते हो ये कॉमनली. 52 MCQ है. पेशेंट ऑन ATT डेवलप्ड हेपेटाइटिस. हाँ जी बिल्कुल, एस्थमा और COPD की भी है. जैसे इसके MCQs आएंगे मैं आपको इसकी भी गाइडलाइंस वॉइस नोट्स में शेयर करूंगी, वो भी आपको सारी तैयार हो जाएंगी. वो मैंने CMDT से बनाई हुई है और कुछ मैंने अपनी लाइक जीना वगैरह से बनाई हुई है, तो मैं आपको गोल्ड स्टेजिंग से, तो मैं आपको शेयर कर दूंगी वॉइस नोट्स. हाँ जी, इसके बहुत सारे आते हैं. लास्ट टाइम भी मैंने अपने कैंडिडेट्स को ना जरूर इसके वॉइस नोट शेयर किए थे, और मैंने इसीलिए बना के रखे हुए हैं कि बाबा मुझे खुद भी भूल जाती हैं बीच में चीजें.
तो मैंने वॉइस नोट्स ही रखे हैं मैं संभाल के, तो मैं आपको सारे शेयर कर दूंगी। 52 MCQ हमारे पास है। पेशेंट ऑन ATT developed hepatitis during the intensive phase of therapy. ATT stopped and LFTs monitored daily. Now LFTs are normal. You want to start ATT again. Which drug will you start? ये controversial MCQ है। पाकिस्तान में रिफेम्पिसिन ही पहले स्टार्ट करनी है। इन्होंने जो टीबी की लोकल गाइडलाइंस है ना हमारी, उन्होंने भी यही कहा है, तो हमने इसको यही स्टार्ट करना है। और हमने आइसोनियाजिड को नहीं वो करना चूज इसमें। 53 MCQ है। Which one of the following side effect is the absolute contraindication for rifampicin use in future? हमारे पास जब मैं लास्ट मंथ में निश्ता में काम कर रही थी, पेशेंट आया था परपरा के साथ ना ATT के बाद, तो हमने उसकी फौरी फौरी रिफैम्पिसिन सारी ATT स्टॉप करी। रिफैम्पिसिन अब इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो जाती है, बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो जाती है। जो मैंने आपको वॉइस नोट्स भेजूंगी उसमें सारी ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स, लाइक आपके पास ATT इंड्यूस्ड नॉजिया वॉमिटिंग, ATT इंड्यूस्ड डायरिया, आपने क्या क्या करना है, कौन सी ड्रग स्टॉप करानी है, कौन सी ड्रग कितने अरसे बाद स्टार्ट करा सकते हो, ये सारा वॉइस नोट में मैं आपको शेयर कर दूंगी। 54 MCQ है। MDR TB इज रेजिस्टेंट टू, ये डेफिनेशन इसकी आनी चाहिए। आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन को होता है। अब आपके पास प्री XDR और XDR 2022 की गाइडलाइंस है लेटेस्ट, जो कि चेंज हो गई हैं, और बल्कि अब CDC अप्रोच आ गई है एक लेटेस्ट, जो कि 4 ड्रग्स ट्रीटमेंट है, 4 मंथ्स ट्रीटमेंट है सिर्फ टीबी का, वो भी मैंने वॉइस नोट में सेव किया हुआ है। 55 MCQ है हमारे पास। विच वन ट्रीटमेंट ऑफ MDR TB शुड बी कंटिन्यूड फॉर हाउ मच टाइम? 18 to 24 मंथ्स के लिए आप देखते हो। 18 मंथ्स इज द आंसर इसमें। 56 MCQ हमारे पास है। अब शॉर्टर रिजीम भी आ गई 9 मंथ्स की, वो भी मैं आपको वॉइस नोट में शेयर करूंगी। 56 MCQ है। Patient of pulmonary TB developed excruciating pain in the right peak toe for 3 days. Which drug is probably, ये तो सिंपल सा पैराजीनामाइड है। ये सिर्फ सेफ्रॉन ने एक मिस्टेक की हुई है, इसने लिखा हुआ है कि पैराजीनामाइड आपने स्टॉप करा देनी है, हालांकि ऐसा नहीं है। उस टाइम मैंने यही पढ़ा था तो मैंने इसको गलत किया था MCQ को। 57 MCQ है हमारे पास। बस ड्राइवर on ATT came to you complaining of blurring of vision. He also told you that he has 3 traffic challans because he is unable to differentiate between colors. ये आपको पता है, ये ethambutol होती है। 58 MCQ diabetic patient has having tuberculosis on ATT complaints of burning sensation, ये भी आपको पता है आइसोनियाजिड करती है। टिपिकल इसके साइड इफेक्ट्स चल रहे हैं। 59 MCQ which one of the following is an indication of steroid therapy with ATT? इसमें आपके पास जो है ना, ये जो लिखी हुई है इसमें 5 इंडिकेशन ही होती हैं। ट्यूबरकुलस पेरिकार्डाइटिस, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलस एड्रेनालाइटिस, स्पोर्ट्स डिजीज और डिसेमिनेटेड टीबी, ये 5 इंडिकेशंस होती हैं स्टेरॉइड स्टार्ट करने की। अच्छा, 60 MCQ हमारे पास है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्रीटमेंट फेलियर इन टीबी वर्ल्ड वाइड? लैक ऑफ एडहेरेंस हम अक्सर ही MCQs में पढ़ते हैं, सबसे पहले लैक ऑफ एडहेरेंस ही आता है कि यही कॉज बनता है ट्रीटमेंट फेलियर की। यहाँ तक हमारे 60 MCQs हो गए हैं। अब आपका जो मोटा मोटा काम है टीबी की गाइडेंस, वो मैं आपको शेयर करती हूँ सेशन के बाद। सॉरी, किसी का कोई और क्वेश्चन हो? डॉक्टर उरूज, ये जो आपने स्टेरॉइड वाला बताया था, ये दोबारा रिपीट कर देंगी? 5 इंडिकेशंस होती हैं स्टेरॉइड्स की। पेरिकार्डाइटिस आपके पास हो गया, डिसेमिनेटेड टीबी हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया आपके पास, ठीक है, और आपके पास जो है ना वो एड्रेनालाइटिस हो गया, ये पॉट्स डिजीज हो गया। ये 5 इंडिकेशंस हैं आपने स्टेरॉइड्स देने हैं टीबी। ओके। मदिया DVLA गाइडेंस ना, आप अलमगरिबी में सर्च करोगे या पास मेडिसिन में DVLA गाइडेंस लिख के ही सर्च करोगे ना पास मेडिसिन में, तो एपिलेप्सी की 4 चीजों की करनी होती है। एपिलेप्सी, डायबिटीज, हार्ट, स्ट्रोक, ठीक है। तो आपके पास इन 4 चीजों की DVLA गाइडलाइंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। एंडो में भी इसमें डायबिटीज में आता है कि कब जो है वो लॉरी ड्राइवर ड्राइव नहीं कर सकता, एक बार हाइपोग्लाइसीमिया की एपिसोड आ जाएगी, आपको आनी चाहिए। और आपको जो है ना ये जो एयर फ्लाई है, ये सारी चीजें, स्कूबा डाइविंग, ये नीमोथोरेक्स के लिए आपको आनी चाहिए, तो कितने अरसे बात कर सकता, ये भी पास ये मेडिसिन आप में। एपिलेप्सी और डायबिटीज में क्या है, मतलब इसका टीबी से कोई रिलेशन बता रही है या उसकी दूसरी इंडिकेशंस? DVLA गाइडलाइंस में बता रही हूँ ड्राइविंग की, कि आप में कितने अरसे बाद ड्राइविंग कर सकता है बंदा, एपिलेप्सी, इन सब की इंडिकेशंस जो है ना DVLA गाइडलाइंस, ड्राइविंग रिलेटेड लाइसेंस अथॉरिटी जो है, वो आपने करनी ओके। होगी 4 चीजों की। तो जिसमें डॉक्टर एक क्वेश्चन, ये बर्निंग सेंसेशन जब डेवलप हो जाए रिफेम्पिसिन की वजह से, तो इसमें क्या ट्रीटमेंट डेवलप हो जाए? वाइटस क्या मैंने कहा डेवलप हो पर जाए? आयनिक की वजह से जो बर्निंग सेंसेशन डेवलप होती है, उसकी फिर ट्रीटमेंट क्या है? आइसोनियाजिड की वजह पेरिफेरल से कह रही हूँ। न्यूरोपैथी। आइसोनियाजिड की वजह से।
आप अच्छा उसमें विटामिन B6 देना होता है ना साथ, इसीलिए विटामिन अच्छा, उसमें B6 डोज, देना होता है। आई डोज? नहीं नहीं नहीं, आपको देना होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लिए, पहले ही आप कवर में ऐड करते हो, लेकिन ये इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है स्टॉप कराने के लिए, आपको विटामिन B6 ऐड करके देना पड़ता है। हम दे भी तो रहे होते हैं ना विटामिन B6 के नाम से आती है टैबलेट इसकी, और हर टीबी के पेशेंट को दी भी होती है साथ। बाकी मैं आपको वॉइस नोट शेयर करती हूँ, इससे मजीद आपको कौन सी ड्रग कब स्टॉप करानी है सारा पता चल जाएगा। ठीक है, चलें फिर कोई और क्वेश्चन हो किसी का? मैडम एक क्वेश्चन पूछना था, टीबी से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन कल इन्फ्लुएंजा का मैंने ऑफ मतलब बाद में रिकॉर्डिंग मैंने सुनी थी। मैम हमारे अभी जो लास्ट एग्जाम हुए थे इसमें इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन के से रिलेटेड 2-3 एमसीक्यूज आए हुए थे कि इंट्रानेजल देनी है कि सबक्यूटेनियस देनी है, और डोजेस का पूछा था। एक ये पूछा था कि मतलब कुछ ऐसा पूछा था कि पहले पेशेंट को मिला है, अभी इन्फेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो रिपीट करनी है कि नहीं, तो इसी अच्छा, ये डोजेस की आपने याद कंफ्यूजन रखना, थी। तो ये इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन ईयरली होती है, एक साल बाद रिपीट होती है। और दूसरा ये है कि जो इंट्रानेजल होती है वो लाइव अटेनुएटेड होती है। इंट्रानेजल आप किसी भी एक्यूट इन्फेक्शन में नहीं दे सकते फौरी फौरी, क्योंकि आपके पास जो है ना, जैसा कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, जैसे कि HIV के हमने एमसीक्यूज पढ़े थे कि बाइको का निमोनिक बनाया था कि इंट्रानेजल इन्फ्लुएंजा कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो ये चीजें देखनी होती हैं आपने कि आप लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन एक्यूट इन्फेक्शन में नहीं लगा सकते, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में नहीं लगा सकते। ठीक है, और बाकी आप ईयरली इसको रिपीट कराते हो। तो लाइव एटेन्यूएटेड अगर हम नहीं लगा सकते इस तरह इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, तो फिर उसके मतलब दे ही नहीं सकते, उसके वैक्सीन नहीं लगाएंगे, लगाएंगे ही नहीं वैक्सीन। अल्टरनेटिव आपको कोई पता फिर हम होना लगा चाहिए कि सकते कि लाइव नहीं? अटेन्युएटेड वैक्सीन हैं कौन कौन सी। वैक्सीनेशन का अलमगरिबी से निकालो कि इन्फेक्शियस डिजीज में चैप्टर में दिया हुआ है वैक्सीनेशन का टेबल। टेबल तो नहीं है, लाइक लिखा हुआ है कि कौन सी लाइव अटेन्युएटेड है, कौन सी आपके पास जो है टेटनस, लाइक आपके पास टॉक्साइड डेरिवेटिव है, कौन सी आपके पास सरफेस एजेंट से निकाली हुई है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो आपके पास जो लाइव अटेन्युएटेड है वो आप जो है ना ट्रीटमेंट में नहीं दे सकते किसी भी एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में। कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ले ही नहीं सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, वाली दे तो वो ओके ठीक। ये आपने एक किसी भी मदीहा ये काम कर लेगी अलमगरिबी से जो है ना वैक्सीनेशन कौन सी लाइव अटेन्युएटेड है, कौन सी कैसे है, ये निकाल के भेज देगी। ठीक है, चलें फिर इसके साथ सेशन एंड करते हैं, और इंशाल्लाह कल इसी टाइम पे मिलते हैं फिर। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज।